वेलकम टू हेल्थ सीजीओ। फार्मेसी लेआउट एंड डिज़ाइन ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह के सवालात ही पूछे जाते हैं। फार्मेसी लेआउट एंड डिज़ाइन से क्या मुराद है और हम इस टॉपिक में क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं। फार्मेसी एक ऐसी जगह को कहा जाता है जहाँ पर अद्वियात को रखते हैं ताकि मरीजों को उनकी जरूरत के हिसाब से अद्वियात मुहैया की जा सके। अब इस फार्मेसी को अंदर से और बाहर से कैसा होना चाहिए, इसमें अद्वियात को कैसे रखा जाए और अद्वियात की क्या तरतीब होनी चाहिए, ये सारी डिटेल फार्मेसी लेआउट एंड डिजाइन में जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नया लेक्चर आपको टाइम से मिल सके। व्हाट इज फार्मेसी लेआउट एंड डिजाइन? फार्मेसी लेआउट और डिजाइन से क्या मुराद है और इसकी क्या तारीफ है, ये जानने के लिए पहले स्लाइड को रीड करते हैं। पहले नंबर पर है फार्मेसी लेआउट, जो कि दो अल्फाज का मजमुआ है। पहला लफ्ज है फार्मेसी, और फार्मेसी एक ऐसी जगह को कहा जाता है जहां पर अद्वियात रखी जाती हैं ताकि आने वाले मरीजों को उनकी जरूरत के मुताबिक अद्वियात मुहैया की जाए। और दूसरा लफ्ज है लेआउट। लेआउट असल में चीजों को सेट करने को कहा जाता है। फार्मेसी के अंदर अद्वियात को किस तरह से सेट करना है और फार्मेसी के अंदर रखी जाने वाली दूसरी अशिया को किस तरह से तरतीब देना है, इसको हम लेआउट कहते हैं। Pharmacy layout is the components of the physical facilities of a pharmacy. Layout is the space allocation and arrangements of drugs in a drugstore. फार्मेसी लेआउट किसी भी फार्मेसी के अंदर एक अहम तरीन जुज होता है। फार्मेसी लेआउट से असल में मुराद ये है कि फार्मेसी के अंदर जो चीजें रखी जाती हैं, अब इन चीजों से क्या मुराद है, जैसे अद्वियात रखने के लिए रैंक्स बनाए जाते हैं, अलमारियां बनाई जाती हैं, शेल्फ्स बनाई जाती हैं, उनकी एक मखसूस किस्म की तरतीब होनी चाहिए ताकि फार्मेसी जो कि एक दुकान है उसके अंदर इतनी जगह बच जाए कि वहां पर काउंटर भी बनाया जा सके, वहां पर मरीजों के खड़े होने के लिए जगह भी रखी जाए, मरीजों के बैठने के लिए भी जगह बनाई जाए। तो इस खास किस्म की तरतीब को लेआउट कहते हैं। और किसी भी फार्मेसी के अंदर मरीजों को बैठने के लिए एक खास और मखसूस किस्म का एरिया जरूर मुहैया करना चाहिए ताकि जो मरीज ज्यादा देर तक इंतजार नहीं कर सकते वो बैठकर इंतजार कर लें और उसके मुताबिक ही अपनी अद्वियात को हासिल कर लें। या फिर दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो फार्मेसी के अंदर इतनी जगह होनी चाहिए कि कम से कम 20 या फिर 30 अफराद वहां पर खड़े हो सकें और अपनी अद्वियात को हासिल कर सके। अब अगर फार्मेसी के अंदर इतना ज्यादा रश लग जाएगा, जगह कम होगी और बहुत ही ज्यादा वहां पर जो है वो शोर होगा, तो ऐसी सूरत में जो बाहर से अद्वियात लेने के लिए लोग अंदर आना चाहते हैं वो तो फिर बाहर से ही वापस चले जाएंगे। तो इसलिए फार्मेसी के अंदर इतनी जगह होनी चाहिए कि वहां पर मैक्सिमम लोग खड़े होकर अपनी अद्वियात हासिल कर सके। और अगर इसके अलावा भी बात की जाए तो फार्मेसी के अंदर एक मखसूस किस्म के तरीक़ाकार से अद्वियात को रखना चाहिए ताकि जो फार्मेसी के अंदर काम करने वाले तमाम तर अफराद हैं उनको अद्वियात को ढूंढने में आसानी हो। कहीं ऐसा ना हो कि अद्वियात गलत तरीक़ाकार से रखी गई हों और वहां पर काम करने वाले जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं उनको ही अद्वियात ना मिल रही हो, तो ऐसी सूरत में बहुत ही ज्यादा बुरा इमेज जो है वो डेवलप होगा। तो इसलिए जरूरी है कि हर मेडिकल स्टोर के अंदर अद्वियात को एक मखसूस किस्म की तरतीब से रखा जाए ताकि वहां पर काम करने वाले तमाम स्टाफ मेंबर्स को अद्वियात ढूंढने में आसानी हो। अब ये जो अरेंजमेंट्स ऑफ ड्रग्स हैं ये किसी भी फार्मेसी के अंदर या मेडिकल स्टोर से किस तरह से की जाती हैं। ये जो अरेंजमेंट्स ऑफ ड्रग्स होती हैं ये डिपेंड करता है फार्मेसी के अंदर काम करने वाले मेंबर्स पर कि वो फार्मेसी के अंदर अद्वियात को किस तरह से रखते हैं। कुछ लोग इसको अल्फाबेटिकली रखना पसंद करते हैं। अल्फाबेटिकली एक ऐसे तरीक़ाकार को कहा जाता है
जिसमें जो अद्वियात ए से शुरू होती हैं उनको एक शेल्फ में रख देते हैं, जो बी से शुरू होती हैं उनको दूसरी शेल्फ में। इस तरह से इनको ढूंढना भी आसान हो जाता है कि ए में वाली दवाइयाँ कहाँ पड़ी हैं और बी वाली कहाँ पड़ी हैं। इसके अलावा एक दूसरा तरीकाकार भी होता है जो कि कंपनी वाइज होता है। कुछ फार्मेसीज के अंदर अद्वियात को कंपनी के तरीकाकार से रखा जाता है कि जो कंपनी से दवाइयाँ आती हैं और जिस कंपनी से आती हैं उनको एक जगह पे रख देते हैं, दूसरी कंपनी वाली को दूसरी शेल्फ में और तीसरी कंपनी वाली को तीसरी शेल्फ में, ताकि मरीजों को कंपनी के हिसाब से अद्वियात मुहैया की जा सके। इसके बाद जो तीसरा तरीकाकार है वो है सिस्टम वाइज। मसलन कि अगर किसी शख्स को बुखार है तो बुखार की दवाइयाँ एक तरफ रख दी जाती हैं, किसी को हेपेटाइटिस की दवाइयाँ चाहिए तो उसकी शेल्फ दूसरी बना दी जाती है। इसी तरह सिस्टम के हिसाब से भी अद्वियात को जो तरतीब दी जाती है ये भी फार्मेसी लेआउट का हिस्सा होती है। अब मेरे ख्याल में आपको फार्मेसी लेआउट की समझ आ गई है कि इससे क्या मुराद है। फार्मेसी लेआउट में असल में ये मुराद है कि चीज़ों को एक खास किस्म की तरतीब से रखना। अब वो चीज़ें चाहे अद्वियात हो या फिर इस्तेमाल होने वाला काउंटर हो या फिर अद्वियात को रखने वाले रैंक्स या शेल्फ ही क्यों ना हो, सबको एक खास किस्म की तरतीब से रखना और उनको खूबसूरती के साथ सेट करना, यही फार्मेसी लेआउट कहलाता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर है फार्मेसी डिजाइन। ये भी दो अल्फाज का मजमुआ है। पहला लफ्ज है फार्मेसी और ये एक ऐसी जगह को कहा जाता है जहाँ पे अद्वियात रखी जाती हैं ताकि मरीज जो अद्वियात लेने आ रहे हैं उनको उनकी ज़रूरत के मुताबिक ही अद्वियात मुहैया की जा सके। और दूसरा लफ्ज है डिज़ाइन। अंदरूनी और बैरूनी खूबसूरती को और जो चीज़ें नुमायाँ की जाती हैं उसको हम डिज़ाइन कहते हैं। फार्मेसी डिज़ाइन इज द इंटरनल एंड एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ अ फार्मेसी। किसी भी फार्मेसी को खूबसूरत बनाना, फार्मेसी को अंदरूनी और बैरूनी अंदाज में खूबसूरत बनाना फार्मेसी डिज़ाइन कहलाता है। अब इंटरनल और एक्सटर्नल अपीयरेंस से क्या मुराद है? फार्मेसी को अंदरूनी इतराफ से कैसे खूबसूरत बनाया जा सकता है? फार्मेसी के अंदर एक खूबसूरत शेल्फ होनी चाहिए, वो खूबसूरत पेंटिंग उसके ऊपर लगी होनी चाहिए, खूबसूरत रंग होना चाहिए, एक अच्छा फर्श लगा होना चाहिए, फार्मेसी के अंदर सीलिंग हुई होनी चाहिए। इसके अलावा अच्छी लाइट्स का इंतज़ाम होना चाहिए। फार्मेसी के अंदर रोशनी का एक अच्छा इंतज़ाम होना चाहिए ताकि जो फार्मेसी के अंदर रखी जाने वाली अद्वियात हैं वो खूबसूरत नज़र आए। और वो तमाम अद्वियात जो कि देखने में अच्छी लगती हैं, जिनकी पैकेजिंग अच्छी होती है, उनको ज़रा सामने रखें और जो थोड़ी सी अच्छी नहीं है उनको थोड़ा सा पीछे करके रखें। तो इस तरह से फार्मेसी के अंदर एक अच्छा इमेज डेवलप होगा, देखने वाले को वो चीज़ खूबसूरत लगेगी और वो फिर उसको खरीदने पर मजबूर हो जाएगा। जैसे हम मार्केट से अगर कोई चीज़ खरीदने के लिए जाते हैं तो हमें शेल्फ पर लगी हुई हर चीज़ नज़र आ रही होती है, जैसे कि क्रीम्स और परफ्यूम्स वगैरह। तो जो चीज़ देखने में खूबसूरत लग रही है तो जाहिर सी बात है उसको खरीदना भी उस शख्स की मजबूरी बन जाता है। तो इसलिए फार्मेसी को भी अंदरूनी इतराफ में हर तरह से खूबसूरत होना चाहिए और फर्श को साफ होना चाहिए ताकि देखने वाला उसको एक बार देखे और उसके बाद वो ये फैसला करने पर मजबूर हो जाए कि हर बार अद्वियात इसी फार्मेसी से खरीदनी है। इसके बाद बात करते हैं एक्सटर्नल अपीयरेंस की। ये फार्मेसी को बैरूनी इतराफ से किस तरह से खूबसूरत होना चाहिए। फार्मेसी के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगा होना चाहिए जहाँ पर फार्मेसी का नाम नुमाया हो, उसकी लोकेशन नुमाया हो, उसके ऊपर जो फ़ोन नंबर लिखा हुआ है वो भी नुमाया हो। चाहे सुबह का मौसम हो, दोपहर का मौसम हो या फिर शाम का अंधेरा हो, वो बोर्ड जो है वो नुमाया होना चाहिए। रात के पहर में भी वो बोर्ड नज़र आना चाहिए ताकि वो जो शख्स अद्वियात खरीदने आया है उसको दूर से ही पता चल जाए कि मैंने इस फार्मेसी से अद्वियात को खरीदना है। इसके अलावा फार्मेसी का जो फ्रंट एरिया होता है, जो सामने वाली जगह होती है, जिसके अंदर बाहर वाली स्टेयर्स भी आ जाती हैं, बाहर वाला दरवाज़ा भी आ जाता है, तो ये चीज़ें भी खूबसूरत होनी चाहिए। एक खूबसूरत दरवाज़ा लगा होना चाहिए ताकि जो मरीज़ अद्वियात लेने आया है उसके ऊपर पहला जो इमेज है वो भी अच्छा जाए।
اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو گیٹ بھی اچھا ہونا چاہیے اور تمام وہ چیزیں جو کہ بیرونی اطراف میں ضروری ہوتی ہیں یہ سب بھی مکمل طور پہ لگی ہونی چاہیے تاکہ فارمیسی کے اندر آنے والا جو شخص ہے وہ باہر سے دیکھ کر ہی اس چیز کا فیصلہ کر لے کہ جو چیز باہر سے اتنی اچھی نظر آ رہی ہے تو اس کے اندر بھی بہت ہی زیادہ اچھی ادویات پڑی ہوں گی اور مجھے یہیں سے ادویات کو حاصل کرنا ہے، تو یہ فارمیسی ڈیزائن کہلاتا ہے۔ Now we studies the objectives of the pharmacy layout and design۔ یہ جو ہم ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں فارمیسی لے آؤٹ اینڈ ڈیزائن، اس کا کیا مقصد ہوتا ہے اور ہم یہ اس کو کیوں اسٹڈی کرتے ہیں۔ Pharmacy layout and design are the major factors contributing to the pharmacy success۔ کسی بھی فارمیسی کو کامیاب ہونے کے لیے فارمیسی لے آؤٹ اور ڈیزائن کے بارے میں جاننا انتہائی ضروری ہوتا ہے، کیونکہ فارمیسی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ادویات کو دیا جاتا ہے، تو ظاہری سی بات ہے فارمیسی ایک ایسی جگہ ہوئی جہاں پر ہم اپنا پروفٹ حاصل کر رہے ہیں۔ یہ ایک طرح کا کاروبار ہے کہ وہ جگہ جو کہ خوبصورت نظر آ رہی ہے تو ظاہری سی بات ہے وہاں پر سیل بھی زیادہ ہوگی، تو اس لیے فارمیسی کو کامیاب کرنے کے لیے اور اچھا ایک بزنس چلانے کے لیے ایک فارمیسی لے آؤٹ اور جو ڈیزائن ہوتا ہے یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ The exterior appearance of a pharmacy attracts consumer attention۔ خاص طور پہ فارمیسی کی جو بیرونی اطراف ہوتی ہے یہ کسی بھی کسٹمر کو بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے۔ اب جو چیز باہر سے اتنی خوبصورت نظر آ رہی ہے، باہر اتنا بڑا بورڈ لگا ہوا ہے، اتنا اچھا دروازہ بنا ہوا ہے، اس کی سٹیئرز اتنی خوبصورت ہیں اور ہر چیز نمایاں طور پہ باہر سے ہی نظر آ رہی ہے، تو ظاہری سی بات ہے وہ شخص اس جگہ پر جانے پر مجبور ہو جائے گا۔ جیسے ہم بڑے بڑے پلازاز پر جاتے ہیں اور ان کو باہر سے ہی دیکھتے ہیں تو ہمیں اچھا لگتا ہے کہ یہ پلازا باہر سے کتنا خوبصورت ہے، یہ شاپنگ مال جو کہ اتنا اچھا لگ رہا ہے، تو ایک بار اس کے اندر جا کر بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کے اندر کیا ہے۔ تو اسی طرح ادویات کا بھی یہی حساب ہے کہ اگر ادویات کی دکان باہر سے اچھی لگے گی تو مریض وہاں پر آنے پر مجبور ہو جائے گا۔ The purpose of interior design is to enhance the general appearance of pharmacy and to project a professional image۔ ایکسٹرنل تو فارمیسی کو خوبصورت ہونا ہی ہونا چاہیے، لیکن اگر انٹیریئر ڈیزائننگ کی بات کی جائے، اندرونی اطراف کی بات کی جائے تو وہ بھی بہت ہی زیادہ اچھی ہونی چاہیے تاکہ جو شخص اندر داخل ہوا ہے اس کو ہر چیز نظر آ جائے کہ اس فارمیسی کے اندر کیا کیا چیزیں مل رہی ہیں۔ ادویات کو ایک مخصوص قسم کی ترتیب سے لگا ہونا چاہیے تاکہ مریض اگر ادویات کو خریدنا چاہتا ہے اور وہ خود سے ایک بار دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو دور سے ہی ہر چیز نظر آ جائے کہ کون سی دوائی کہاں پر پڑی ہے اور وہ دوائی دیکھنے میں کیسی نظر آ رہی ہے۔ اگر فارمیسی کی اندرونی اطراف خوبصورت ہوں گی، ادویات ایک اچھے ترتیب سے رکھی ہوں گی تو باہر سے آنے والے جو شخص ہے اس کے اوپر فارمیسی کا ایک اچھا امیج جائے گا اور وہ وہاں سے ادویات کو بآسانی خرید بھی دے گا۔ اور اس کے علاوہ فارمیسی کے اندر کام کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے فارماسسٹ ہے، فارمیسی ٹیکنیشین ہے یا پھر کاؤنٹر پر حساب کرنے والا شخص ہے یا پھر گیٹ کیپر ہے، سب کی ایک مخصوص قسم کی وردی ہونی چاہیے، سب نے لیب کوٹ پہنے ہوئے ہوں اور ان کے نام ان کے لیب کوٹ کے اوپر ڈسپلے ہوں، تو یہ ایک پروفیشنل امیج جاتا ہے کسی بھی باہر سے آنے والے شخص پر کہ سب لوگ کتنے ہی زیادہ ہنر رکھنے والے لوگ ہیں، پروفیشنل نظر آ رہے ہیں، تو یہ دوائی بھی مجھے اچھی دیں گی۔ تو اس لیے کسی بھی فارمیسی کو اندرونی اور بیرونی اور اس کے اندر کام کرنے والے تمام افراد کو ایک اچھا نظر آنا چاہیے تاکہ جو مریض ادویات خریدنے آیا ہے وہ اس کے مائنڈ کے اندر یہ امیج ڈیولپ ہو جائے کہ یہ فارمیسی باقی تمام فارمیسیز کی نسبت بہت زیادہ اچھی ہے اور جہاں پر کام کرنے والے لوگ بھی بہت اچھے نظر آتے ہیں، یقیناً ان کے پاس ایک اچھا تجربہ اور ایک اچھی ڈگری ہے۔ Main objectives of proper layout design of a retail drugstore and wholesale drugstore are listed below۔ سب سے پہلے لفظ ریٹیل ڈرگ سٹور کو سمجھتے ہیں، یہ کیا ہے؟ ریٹیل ڈرگ سٹور بھی کہا جا سکتا ہے، میڈیکل سٹور بھی کہا جا سکتا ہے اور فارمیسی بھی کہا جا سکتا ہے۔
ऐसी जगह जहाँ पर अद्वियात को रखा जाता है, और ये अद्वियात किसी भी फार्मेसी से खरीदी जा सकती हैं, ये किसी भी होलसेल से खरीदी जा सकती हैं, या फिर ये डायरेक्ट कंपनी से भी खरीदी जा सकती हैं, और इनको खरीदने के बाद मरीजों को देना ये रिटेल ड्रग स्टोर या फिर फार्मेसी का काम होता है। इसके बाद लिखा हुआ है होलसेल ड्रग स्टोर। ये एक ऐसी जगह होती है जहां पर अद्वियात को बहुत ज्यादा तादाद के अंदर स्टोर किया जाता है, और ये अद्वियात डायरेक्ट कंपनी से खरीदकर आगे मेडिकल स्टोर को बेची जाती हैं। तो ऐसी जगह को होलसेल ड्रग स्टोर कहते हैं। तो मेडिकल स्टोर और होलसेल ड्रग स्टोर के अंदर फार्मेसी का जो ले और डिजाइन है वो कैसे होना चाहिए, और एक मुकम्मल ले और डिजाइन किस तरह का होता है और उसके क्या मकासद होते हैं, ये सारी डिटेल यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। पहले नंबर पर है टू प्रोजेक्ट अ प्रोफेशनल इमेज एंड इम्प्रूव जनरल अपीयरेंस। किसी भी फार्मेसी के अंदर इस तरह का इमेज होना चाहिए कि बाहर से आने वाला जो शख्स है उसको मुतासिर करे। वहां पर काम करने वाले तमाम अफराद को एक अच्छे यूनिफॉर्म के अंदर होना चाहिए, उन्होंने लैब कोट पहने हुए हों और उनके लैब कोट पर उनका टैग भी लगा हुआ हो, ताकि बाहर से जो शख्स अद्वियात को लेने आया है उसको बआसानी ये मालूम हो जाए कि कौन सा शख्स इस फार्मेसी का एम्प्लॉय है और मुझे किस शख्स से बात करनी है। अगर ऐसा नहीं होगा कि किसी भी फार्मेसी के अंदर काम करने वाले जो अफराद हैं, अगर उन्होंने लैब कोट नहीं पहनना होगा, उन्होंने अच्छे से यूनिफॉर्म नहीं पहनना होगा, तो उनमें और मरीजों में फिर क्या फर्क रहेगा। तो इसलिए जरूरी है कि उन्होंने एक मखसूस किस्म का लिबास पहना हुआ हो और उन्होंने लैब कोट लाजमी से पहने हुए हों, ताकि बाहर से आने वाले शख्स को ये चीज मुतासिर करे कि ये फार्मेसी के अंदर काम करने वाला शख्स है और उसने कितना अच्छा जो है वो ड्रेसिंग की हुई है, और तो इस तरह से बात करने में भी आसानी होगी। इसके अलावा फार्मेसी की जो लुक है वो इतनी खूबसूरत होनी चाहिए, अद्वियात को एक खास किस्म की तरतीब से रखा होना चाहिए, तमाम तर शेल्फ को साफ होना चाहिए, और ये चीजें बाहर से आने वाले शख्स को अच्छे से मुतासिर करती हैं। और वक्त के साथ साथ इस अपीयरेंस को इम्प्रूव करना भी फार्मेसी ले और डिजाइन का एक अहम तरीन हिस्सा होता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर है टू मिनिमाइज द मूवमेंट ऑफ कस्टमर्स विद इन द प्रीमाइसिस ऑफ द ड्रग स्टोर। किसी भी मेडिकल स्टोर पर अगर कोई शख्स अद्वियात को लेने के लिए आया है तो उसकी हरकत को कम से कम किया जाए। इससे ये मुराद है कि अद्वियात को इस तरह से तरतीब दिया जाए कि अगर आप काउंटर पर खड़े हैं तो आपको फार्मेसी के अंदर पड़ी हुई तमाम अद्वियात का जायजा लेना आसान हो जाए, और कस्टमर जहां जहां पर भी उन अद्वियात को देखने के लिए जा रहा है तो आप काउंटर पर खड़े होकर ही इस बात का जायजा ले लें कि कस्टमर इस वक्त कहाँ पर है, और दूसरी तरफ कस्टमर की इन मूवमेंट्स को कम से कम किया जाए, यानी कि वो थोड़ा से फासले पर ही जाकर तमाम फार्मेसी पर रखी हुई अद्वियात का बआसानी जायजा ले सके। तो ये भी फार्मेसी डी और डिजाइन का एक अहम तरीन मकसद होता है। इसके बाद तीसरे नंबर पर है टू अट्रैक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स। फार्मेसी ले आउट का एक अहम तरीन ऑब्जेक्टिव ये भी है कि अगर फार्मेसी अच्छी और खूबसूरत बनी हुई होगी, तमाम चीजें तरतीब के साथ अगर रखी हुई होंगी, तो ये कस्टमर को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं, और जितनी ज्यादा पुरकशिश किस्म की फार्मेसी होगी तो ज्यादा कस्टमर्स भी वहां से अद्वियात को खरीदेंगे। इसके बाद चौथे नंबर पर है टू इंक्रीज द सेल ऑफ अ स्टोर। फार्मेसी का जो डिजाइन होता है, फार्मेसी का जो लेआउट होता है, ये किसी भी मेडिकल स्टोर की जो अद्वियात की सेल होती है उसको बढ़ा सकता है। पांचवें नंबर पर है टू रिड्यूस द सेलिंग एक्सपेंसेस टू अ मिनिमम। फरोख्त के अखराजात को कम से कम करने के लिए ये भी फार्मेसी ले और डिजाइन का एक अहम तरीन ऑब्जेक्टिव है। 6 नंबर पर है टू प्रोवाइड द कस्टमर सेटिस्फेक्शन। किसी भी शख्स को उसकी ज़रूरत के मुताबिक सेटिस्फाइड करना, उसको अद्वियात के बारे में सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, उसको गाइड करना और उसको मुतमिन करना कि ये दवाई उसकी ज़रूरत के मुताबिक ही है और उसको ठीक से दी गई है, ये भी फार्मेसी लेआउट एंड डिज़ाइन का एक अहम तरीन हिस्सा है।
इसके बाद 7वें नंबर पर है टू हैव अ स्पेस फॉर रिजर्व स्टॉक ऑफिस एंड रेस्टिंग प्लेस फॉर द एम्प्लॉइज। किसी भी फार्मेसी में या फिर मेडिकल स्टोर के अंदर इतनी जगह होनी चाहिए कि वहां पर ज्यादा तादाद के अंदर अद्वियात को महफूज किया जा सके। वहां पर एक स्पेशल दफ्तर भी होना चाहिए ताकि वहां पर जो काम करने वाले अफराद हैं वो डिस्कशन कर सकें, वो अपनी चीज़ों को वहां पर रख सकें। और इसके अलावा एम्प्लॉइज के लिए एक खास किस्म की जगह भी होनी चाहिए जहां वो कुछ अरसे के लिए आराम कर सकें और खाना वगैरह खा सकें। इसके बाद 8वें नंबर पर है टू हैव अ प्रॉपर एंट्रेंस फॉर द कमिंग गुड्स। ऐसी वो तमाम चीजें जो कि फार्मेसी के अंदर रखना जरूरी है लेकिन वो अद्वियात का हिस्सा नहीं है, जैसे शैम्पू, कॉस्मेटिक्स, साबुन वगैरह। तो ऐसी चीजों को एक मखसूस किस्म की जगह पर रखना चाहिए ताकि जो बाहर से मरीज आया है वो अद्वियात के साथ साथ इन चीजों को भी खरीद ले। तो उनको एक मखसूस किस्म की एंट्रेंस के ऊपर रखना ये भी फार्मेसी लेआउट एंड डिजाइन का हिस्सा है। नाउ वी स्टडीज द टाइप्स ऑफ ले और डिजाइन। फार्मेसी ले और डिजाइन की कितनी इकसाम होती हैं और इसमें मरीज को किस तरह से फैसिलिटेट किया जाता है, ये डिटेल जानने के लिए पहली स्लाइड को रीड करते हैं। पहले नंबर पर है पर्सनल सर्विस। इन दिस टाइप ऑफ ले और डिजाइन ओनली फार्मासिस्ट गिव्स ड्रग्स टू द कस्टमर। ये पर्सनल सर्विसेज एक ऐसी सर्विसेज को कहा जाता है जिसमें किसी भी कस्टमर का कोई रोल नहीं होता। जब कोई भी शख्स अद्वियात को खरीदने के लिए फार्मेसी पर आता है तो वो अपनी अद्वियात की पर्ची को फार्मेसी पर खड़े हुए शख्स, फार्मासिस्ट या फिर फार्मेसी टेक्नीशियन को पकड़ाता है और फार्मासिस्ट और फार्मेसी टेक्नीशियन उस पर्ची को पकड़ने के बाद फार्मेसी के अंदर मौजूद अद्वियात का जायजा लेते हैं और उस पर्ची पर लिखी हुई तमाम तर अद्वियात को इकट्ठा करने के बाद काउंटर पर रख देते हैं और काउंटर पर उन अद्वियात को एक तरतीब दी जाती है और उनका एक बिल बना दिया जाता है और उसके बाद कस्टमर को उन अद्वियात के बारे में तमाम तर आगाही दे दी जाती है और उसके बाद उससे बिल के ऊपर लिखी हुई तमाम तर जो इखराजात हैं उससे वसूल कर लिए जाते हैं। तो पर्सनल सर्विसेज एक ऐसा तरीक़ाकार है जिसमें आपके पास सिर्फ कस्टमर पर्ची लेकर आएगा और तमाम तर रोल फार्मासिस्ट और फार्मेसी टेक्नीशियन का होगा जो कि अद्वियात को खुद से इकट्ठा करेंगे और फिर उसके बाद मरीज के हवाले करेंगे। तो पर्सनल सर्विस एक ऐसा तरीक़ाकार है जो कि खास तौर पर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर लोगों के पास अद्वियात के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पर्सनल सर्विसेज पर ही काम हो रहा है। इसके बाद दूसरे नंबर पर है सेल्फ सिलेक्शन, यानी कि खुद से चीज़ों को सिलेक्ट करना। In this type of or design, products are displayed in a manner that the consumers may see, handle and select items themselves. ये एक ऐसा तरीक़ाकार है जिसके अंदर फार्मासिस्ट का इतना ज़्यादा रोल नहीं आता। फार्मेसी के अंदर अद्वियात को इस तरह से तरतीब से रख दिया जाता है कि तमाम तर अद्वियात देखने में वाज़िया तौर पर नज़र आ रही होती हैं और जो शख्स अद्वियात को खरीदने के लिए आया है वो खुद उन तमाम शेल्फ्स पर या फिर जो रैंक्स लगे हुए हैं वहां पर खुद से जाकर अद्वियात का जायजा लेगा और जो अद्वियात उसको चाहिए होंगी वो फिर वहां पर पड़ी हुई जो ट्रॉली है या फिर जो उसके पास जो बास्केट है वो उनके अंदर उन अद्वियात को इकट्ठा कर लेगा और उसके बाद काउंटर पर जाकर उन अद्वियात का बिल बना लेगा और फिर उसके बाद अगर उसको किसी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है तो वो फिर फार्मासिस्ट से इंफॉर्मेशन भी ले सकता है। लेकिन जो सेल्फ सिलेक्शन का तरीक़ाकार है वो इस वक्त पाकिस्तान में अद्वियात पर तो इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा क्योंकि पाकिस्तान में लोगों के पास इतनी इंफॉर्मेशन नहीं होती कि अद्वियात कौन सी अच्छी हैं और कौन सी नहीं। लेकिन अगर हम दूसरी चीज़ों की बात की जाए जैसे कपड़ों की खरीदो फरोख्त, जूतों की खरीदो फरोख्त या फिर ब्यूटी प्रोडक्ट्स वगैरह की, तो वहाँ पर सेल्फ सिलेक्शन का तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके बाद तीसरे नंबर पर है सेल्फ सर्विस। ये एक ऐसे तरीक़ाकार को कहा जाता है जिसमें कंज्यूमर का ही रोल है
और फार्मेसी या फिर फार्मासिस्ट का कोई अमल दखल नहीं होता। This type of lay or design is most often used in the super drug store, but for the non-drug items and commodities such as cosmetics and nutritional supplements. सेल्फ सर्विस एक ऐसे तरीक़ेकार को कहा जाता है जो कि ज़्यादातर बड़े बड़े जो मेडिकल स्टोर्स हैं वहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है, या फिर ऐसी जगह जहाँ पर अद्वियात कम होती हैं और दूसरी चीज़ें जैसे कि कॉस्मेटिक्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स या फिर न्यूट्रिशनल जो सप्लीमेंट्स होते हैं वहाँ पर इस तरीक़ेकार को ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर ये होता है कि अद्वियात को नुमाया तौर पे रखा जाता है, चीज़ों को इस तरह से डिस्प्ले किया जाता है कि बाहर से आने वाला शख्स बआसानी उन चीज़ों का जायज़ा ले सकता है और जो चीज़ उसे चाहिए होती है उसको अपनी ट्रॉली के अंदर रखता जाता है और उसके बाद वो अपना बिल ऑनलाइन भी पे कर सकता है, या फिर वहाँ पर ऑलरेडी कुछ एटीएम या कैश का कुछ सिस्टम होता है और बआसानी वो अपनी पेमेंट वहाँ पे करके वहाँ से चला जाता है। लेकिन ये जो सेल्फ सर्विस का तरीक़ाकार है ये सिर्फ जो है वो बाकी जो तमाम चीज़ें होती हैं शॉपिंग्स वगैरह उनके लिए ये बेस्ट है, लेकिन अद्वियात के हवाले से बात की जाए तो पाकिस्तान के अंदर अद्वियात के हवाले से सेल्फ सर्विस पर कोई काम नहीं किया जा रहा, क्योंकि यहाँ पर मरीजों के पास और उनके लवाकिन के पास इतनी इंफॉर्मेशन नहीं होती कि वो इस तरीक़ाकार से अद्वियात को खरीद सके। स्टाइल ऑफ द ले और डिज़ाइन, फार्मेसी के अंदर जो ले और डिज़ाइनिंग होती है वो कितने तरीक़ाकार से होती है, उसकी क्या स्टाइल्स होती हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं। Two most common lay or styles are used in the internal arrangements of the fitting and racks. फार्मेसी के अंदरूनी इतराफ में जो उसकी रैक्स होती हैं, जो काउंटर होता है और मरीजों के लिए जो जगह बनाई जाती है उसको दो तरीक़ाकार से तरतीब दिया जा सकता है, जिसमें पहले नंबर पर है ग्रिड लेआउट और दूसरे नंबर पर है फ्री फ्लो लेआउट। सबसे पहले तरीक़ेकार को समझते हैं जो कि है ग्रिड लेआउट। पहले स्लाइड को रीड कर लेते हैं ताकि हमें ग्रिड लेआउट की समझ आ जाए कि ये कौन सा तरीक़ाकार है। इन द ग्रिड लेआउट डिज़ाइन all fitting and counters are installed at the right angle to the one another. The products are displayed in straight and parallel lines. ग्रिड लेआउट एक ऐसी डिज़ाइन एक ऐसे तरीक़ेकार को कहा जाता है जिसमें तमाम तर जो चीज़ें हैं, ख़ास तौर पर जो रैंक्स हैं, जो शेल्फ्स हैं, वो एक तरतीब से लगाई जाती हैं और उनके अंदर जो अद्वियात होती हैं वो भी एक तरतीब से रखी जाती हैं, और जो फार्मेसी का काउंटर होता है उसको एक मखसूस जगह पर रखा जाता है। तो इस तरह से बाहर से आने वाले शख्स को हर चीज़ बड़ी ही तरतीब से नज़र आती है। ग्रिड लेआउट एक ऐसा तरीक़ाकार है जिसको हम आम ज़बान के अंदर हर चीज़ को तरतीब से रखना भी कह सकते हैं। ग्रिड लेआउट को समझने के लिए तस्वीर का सहारा लेते हैं। जैसे ये आपको यहाँ पर वाज़िया तौर पर एक फार्मेसी का नक्शा दिखाया गया है। ये जो आपको बैरूनी इतराफ में एक लाइन नज़र आ रही है ये पूरा फार्मेसी का एरिया को जाहिर करती है। तो अगर आप यहाँ से देखें इस साइड पे तो ये एंट्रेंस बनाई गई है जहाँ से किसी भी शख्स को दाखिल होना है। जब कोई भी शख्स यहाँ से दाखिल होता है तो सबसे पहले जो चीज़ उसको नज़र आएगी वो है यहाँ का ऑफिस। अगर उसको अद्वियात के बारे में कोई इंफॉर्मेशन लेनी है तो वो डायरेक्टली यहाँ से दरवाजे से दाखिल होने के बाद सीधा दफ्तर में आ जाएगा और जो भी उसने पूछना होगा वो पूछ लेगा। इसके अलावा अगर उसको अद्वियात को खरीदना है या फिर वो अद्वियात को देखना चाहता है तो यहाँ पर आ जाते हैं। तो आप देखें यहाँ पर अद्वियात बड़ी ही तरतीब से रखी गई है। ग्रिड लेआउट के अंदर अद्वियात को आप इस तरह से भी रख सकते हैं कि ये दीवार है और बिल्कुल दीवार के साथ ये पहला रैंक लगा दिया, ये दूसरा रैंक लग गया और ये तीसरा, यानी कि तरतीब के साथ तीनों रैंक लगे हुए हैं। और बाआसानी अगर कोई शख्स यहाँ से अद्वियात को देखना चाहता है या फिर अद्वियात को निकालना चाहता है तो सारी तरतीब उसके सामने है। एक तो ये तरीक़ाकार हो गया। दूसरा ग्रिड लेआउट के अंदर इस तरह से भी अद्वियात रखी जाती हैं, जैसे ये पहला है, ये दूसरा रैंक है, ये तीसरा रैंक है। इस तरह तरतीब के साथ देखें तो ये तमाम पैरेलल लाइंस के साथ ये रैंक्स लगे हुए हैं।
और बड़ी ही खूबसूरती के साथ ये डिस्प्ले भी किए गए हैं। और अगर कोई शख्स इन रैंक्स को देखना चाहता है तो वो बाआसानी, देखें तो सही, यहाँ से वो दाखिल हुआ, इधर से वो चलता हुआ फिर इधर आ गया, दूसरे रैंक को उसने देखा, फिर उसके बाद यहाँ से आया तो उसने अगले रैंक को देख लिया। तो इस तरह बड़ी तरतीब से वो शख्स आगे की तरफ बढ़ता चला जाता है और तमाम रैंक्स का वो बासानी जायजा भी ले सकता है। लेकिन अगर वो इन रैंक्स को छोड़ के इधर आना चाहता है तो वो इधर भी आ सकता है। यहाँ भी रैंक्स बड़ी तरतीब के साथ लगे हुए हैं और वो शख्स बाआसानी इन तमाम रैंक्स का भी जायजा ले सकता है। तो ये हो गया हमारे पास ग्रिड लेआउट के अंदर दो तरीके का। एक ये बड़ा आपको यहाँ पे नजर आ गया है, यहाँ पर उसने तीनों रैंक्स बड़े लगा दिए हैं, इस तरह से भी रखा जा सकता है, या फिर पैरेलल लाइंस भी लगा दी हैं ज्यादा सारे रैंक्स रखने के लिए। फार्मेसी के अंदर जगह कम है तो रैंक्स ज्यादा लगाने हैं, अद्वियात ज्यादा रखनी है, तो इस तरतीब से भी रखी जा सकती है। इसके अलावा अगर फार्मेसी के ऊपर और चीजें भी रखनी है, कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए अगर न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स रखने हैं, मल्टीविटामिन्स रखने हैं, या फिर कोई और कॉस्मेटिक्स वगैरह की चीजें रखनी है, तो उसके लिए यहाँ पर भी रैंक्स लगे हुए हैं, जो कि ये बात बिल्कुल वाजिया कर रहे हैं कि जो कि ग्रिड लेआउट के अंदर ये चीज बिल्कुल वाजिया हो रही है हमें कि अद्वियात को एक साइड पे रखा गया है और कॉस्मेटिक्स और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स को बिल्कुल अलहदा रखा गया है। तो ग्रिड लेआउट एक अच्छा और एक बेस्ट तरीकाकार है जिसके अंदर हम थोड़ी सी जगह में बड़ी अच्छी तरतीब के साथ ज्यादा सारी अद्वियात को रख सकते हैं। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ग्रिड लेआउट के क्या फवाइद हैं। Advantages of the grid layout styles are more product exposures, ease in cleaning, and maximum utilization of available space. थोड़ी सी जगह पर हम ज्यादा तादाद के अंदर अद्वियात को बाआसानी रख सकते हैं। इसके अलावा बाआसानी हम अद्वियात को साफ भी कर सकते हैं, बाआसानी उनके रैंक्स को भी साफ किया जा सकता है। इसके अलावा फार्मेसी का जो फर्श है अगर उसको साफ करना है तो इन तरह की तरतीब से हम बाआसानी अपने फर्श को भी साफ कर सकते हैं, क्योंकि तमाम रैंक्स बड़ी ही तरतीब के साथ लगे हुए हैं और अगर कोई शख्स फर्श की सफाई करना चाहता है तो वो बाआसानी एक जगह से दूसरी जगह हरकत करके और अपनी फर्श को साफ कर सकता है। तो इस तरह से ग्रिड लेआउट एक अच्छा और बेस्ट तरीका कार है। इसके बाद दूसरे नंबर पर है फ्री फ्लो लेआउट। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि हर चीज आजादाना है। इन फ्री फ्लो स्टाइल fixtures are irregularly shapes such as circles, arcs and triangles. फार्मेसी लेआउट डिजाइन के अंदर जो तीसरा तरीकाकार है उसको कहते हैं फ्री फ्लो लेआउट, और ये एक ऐसा तरीकाकार है जिसके अंदर कोई तरतीब नहीं होती, हर चीज बेतरतीब शक्ल के अंदर पाई जाती है। यानी कि फार्मेसी के अंदर चीजें सर्कल फॉर्म के अंदर भी रखी जा सकती हैं, चीजें कोनों के अंदर भी रखी जा सकती हैं और इसके अलावा तो कोनी अंदाज में भी रखी जा सकती हैं। This layout style allows an unstructured flow of customer traffic. Free wandering of customer encourages more purchasing as compared to grid layout. Free flow layout एक ऐसा तरीकाकार है जिसके अंदर कोई खास किस्म की तरतीब, कोई खास किस्म की साख नहीं होती, लेकिन ये तरीकाकार एक बेहतरीन तरीकाकार भी है जिसके अंदर कोई भी शख्स ज्यादा सारी चीजों को बाआसानी देख सकता है और वो खरीदने पर मजबूर भी हो सकता है। अब हम तस्वीर की मदद से फ्री फ्लो लेआउट को जानने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरह का होता है। ये सबसे पहले आपको बैरूनी इतराफ में जो लाइन दिखाई गई है ये फार्मेसी के एरिया को जाहिर करती है। अब जब कोई भी शख्स फार्मेसी के अंदर दाखिल होगा तो उसके लिए दो दरवाजे बनाए जाते हैं, एक ये वाला दरवाजा भी है और एक ये वाला भी है। जब कोई भी शख्स फार्मेसी के अंदर दाखिल होता है तो दाखिल होने के बाद उसको फार्मेसी के अंदर मुख्तलिफ जगह पर मुख्तलिफ अंदाज के अंदर चीजें रखी हुई नजर आती हैं, जैसा कि यहाँ पर भी कुछ चीजें रखी गई हैं, इसके अलावा यहाँ पर भी रखी गई हैं, यहाँ पर भी रखी गई हैं। तो देखें तो सही इनकी कोई तरतीब नहीं है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो काउंटर बिल्कुल दरमियान में है।
यहाँ पर काउंटर बनाया गया है। इसके अलावा देखा जाए तो बिल्कुल कॉर्नर के अंदर आपको यहाँ पे लिखा हुआ ड्रेसिंग रूम्स भी लिखा हुआ नजर आ रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर दीवारों के साथ भी अद्वियात को रखा जा सकता है। तो फ्री फ्लो लेआउट का जो तरीकाकार है ये ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है शॉपिंग मॉल्स के लिए या फिर कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स के लिए, क्योंकि जहाँ पर चीजों को खूबसूरती के साथ ज्यादा जो नुमाया करना होता है और लोगों को एक्सचेंज रूम भी प्रोवाइड किया जाता है, तो ऐसी जगह पर फ्री फ्लो लेआउट का एक अच्छा तरीकाकार समझा जाता है। लेकिन अगर अद्वियात के हवाले से बात की जाए तो अद्वियात के हवाले से फ्री फ्लो लेआउट थोड़ा सा बैरियर का बायस बन सकता है, क्योंकि कस्टमर की ट्रैफिक बहुत ज्यादा होती है, तो चीजें तरतीब के साथ इतनी रखी हुई नहीं होती, तो मरीज जो कि इतने पढ़े लिखे नहीं होते उनको चीजों को ढूंढने में भी काफी ज्यादा मुश्किल दरपेश होती है। यहाँ पर हमारा फार्मेसी लेआउट एंड डिजाइन का लेक्चर मुकम्मल हो गया है। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की भी अच्छे से समझ आ गई होगी। आपसे एक सवाल है कि आप कौन से तरीक़ेकार को प्रेफर करते हैं। अगर आप पहले से किसी फार्मेसी या फिर मेडिकल स्टोर पर काम कर रहे हैं तो आपकी फार्मेसी पर कौन से तरीक़ेकार को फॉलो अप किया जा रहा है, क्या ग्रिड लेआउट या फिर फ्री फ्लो लेआउट, कौन सा तरीक़ेकार बेस्ट है जिसको आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी से करना है।